Hello dear students, hope you all are good and doing well as I am your subject teacher of Hindi. So today in this video we will start a new chapter, that is chapter number 13 विराम चिन्ह। तो बच्चों आज के इस क्लास में हम आपके हिंदी सेकेंड वर्तिका के चैप्टर 13 विराम चिन्ह का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले कि विराम चिन्ह होता क्या है, कहते किसे हैं। तो विराम का अर्थ होता है रुकना। विराम का अर्थ होता है रुकना अर्थात विश्राम करना, यानी कि बोलते समय अपने विचारों एवं भावों को, जो हम बोलते हैं उन भावों को सही ढंग से व्यक्त करने के लिए, सबके सामने स्पष्टता व्यक्त करने के लिए बीच बीच में रुकना पड़ता है। इसी रुकावट को, इसी विश्राम को हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है। भाषा को लिखते समय इन रुकावटों को व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। भाषा में स्पष्टता लाने वाले इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। यानी कि जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो अपनी बात को स्पष्ट रूप से दूसरों तक पहुंचाने का साधन, अपने भाव को पहुंचाने का साधन जो है वो भाषा कहलाता है। और उसी भाषा को जब हम व्यक्त करते हैं, सबसे पहले तो विचारों एवं भाव को प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं, और उसी भाषा को लिखते समय या बोलते समय जब स्पष्ट रूप में लिखने के लिए कुछ चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उन्हीं चिन्हों को कहते हैं विराम चिन्ह। ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप कि विराम चिन्ह का डिफिनेशन दिया है कि लिखित भाषा में स्पष्टता लाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे कि विराम चिन्हों के गलत प्रयोग से कभी कभी अर्थ बदल जाता है। यानी कि जब हम विराम चिन्हों का गलत प्रयोग करते हैं तो उसके अर्थ बदल जाते हैं। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दिया है पढ़ो मत लिखो, अर्थात यहाँ पर पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। देख सकते हैं आप, पढ़ो के बाद अल्प विराम का चिन्ह, फिर है मत लिखो, यानी कि पढ़ने को कहा जा रहा है, लिखने के लिए मना किया जा रहा है। सेकंड में आप देखेंगे अगले में पढ़ो मत लिखो, पढ़ो मत एक साथ है, लिखो अलग है, यानी कि लिखने को कहा जा रहा है। शब्द सेम है, दोनों वाक्य में शब्द समान है, लेकिन अल्प विराम का जो चिन्ह, जो विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, वो चिन्ह एक बार पढ़ो के बाद लगा है, एक बार पढ़ो मत के बाद लगा है, तो दोनों के जो भाव हैं, जो दोनों के अर्थ हैं, वो बदल जाएंगे। आगे देखेंगे हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह। सबसे पहला देखते हैं पूर्ण विराम। ठीक है, इसको कहते हैं फुल स्टॉप, यानी कि पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के पूर्ण होने पर किया जाता है। यानी कि जब हम अपने बात को पूरा कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो वहाँ पर हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उस चिन्ह को कहते हैं पूर्ण विराम। जैसे राधा गाती है, ये सेंटेंस जो है, ये वाक्य अपने आप में कंप्लीट है, पूर्ण है कि राधा गा रही है, राधा गाती है, यानी कि ये पूर्ण विराम का चिन्ह। देखिए आप देख सकते हैं पूर्ण विराम का चिन्ह लगा है। बंदर नाच रहा है, यानी कि बंदर नाचने का काम कर रहा है, यहाँ पर ये वाक्य अपने आप में पूर्ण है। सेकंड है अर्ध विराम, यानी कि सेमी कॉलन। इसका प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब बोलते समय पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना पड़े। यानी कि जब हम बोलते हैं तो पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम रुकते हैं, कम समय के लिए रुकते हैं, वहाँ पर अर्ध विराम होता है। जैसे आप देख सकते हैं दिया है हर्षित घर आया, बस्ता रखा और खेलने लगा, यानी कि यहाँ अर्ध विराम देखिए, हर्षित घर आया, बस्ता रखा, बैग रखा और खेलने लगा, यानी कि जब खेलने लगा के बाद आपका वाक्य पूर्ण होता, वहाँ पूर्ण विराम लगा है, लेकिन हर्षित घर आया, बस्ता रखा, यहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। थर्ड है अल्प विराम, यानी कि कॉमा। जब वाक्य को बोलते समय अर्ध विराम से भी कम समय के लिए रुकना पड़े तो ऐसी स्थिति को व्यक्त करने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
ध्यान देंगे, यहाँ पर अर्ध विराम से भी कम समय के लिए रुकेंगे, ठीक है, अर्ध विराम से भी कम समय के लिए रुकेंगे तो वहाँ पर हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। श्याम, मोहन, सुरेश और रमेश अच्छे बच्चे हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पे 4 नाम दिया गया, श्याम, मोहन, सुरेश और रमेश। तो श्याम, मोहन, रमेश के बीच में हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। 4 है प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क। तो आप सबको पता है कि इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है, यानी कि जब हम किसी से कोई प्रश्न करते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे दिया है आपका क्या नाम है, हमने प्रश्न किया तो यहाँ पर हम क्या आपका क्या नाम है, यहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अगला है विस्मयादिबोधक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। यहाँ देखिए, विस्मय, अर्थ, प्रसन्नता, दुख आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे हम अपने मन के भाव, हर्ष, दुख, शोक, घृणा इत्यादि भावों को प्रकट करते हैं तो हम वहाँ पर विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे छी, कितना गंदा स्थान है, इसे हमारे मुख से छी निकलता है। अरे तुम आ गए, वाह क्या छक्का मारा है। जैसे हम मैच देखते हैं तो कोई प्लेयर खेलता है तो हम बोलते हैं ना, वाह क्या छक्का मारा है, क्या चौका मारा है। अरे तुम आ गए, यहाँ पर आश्चर्य प्रकट करेंगे। हाय, हाय का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे भी हम ये विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 6वां है बच्चों की 6 पे है योजक चिन्ह, ठीक है। यहाँ 2 समान पदों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे, जब 2 समान पद रहेंगे, ठीक है, उनको जोड़ने के लिए आपस में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे माता पिता, देख सकते हैं माता पिता के बीच में जो चिन्ह लगा उसको योजक चिन्ह कहते हैं। दिन रात, गुण दोष, सुख दुख, सीता गीता, ठीक है। ऐसे समान पद जो होंगे उनको जोड़ने के लिए आपस में उनको जोड़ेंगे तो वहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आगे है निर्देशक चिन्ह। यह चिन्ह भी योजक चिन्ह की भांति ही होता है, किंतु इसका आकार योजक चिन्ह से बड़ा होता है। इस चिन्ह का प्रयोग संवादों, वार्तालापों आदि में नाम के बाद किया जाता है। ध्यान देंगे, ये जो चिन्ह है, ये योजक चिन्ह अगर इतना है तो ये निर्देशक चिन्ह इतना रहेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का ये फर्क है कि निर्देशक चिन्ह जो है योजक चिन्ह से बड़ा होता है। तो रमेश आप कल कहाँ गए थे, जैसे ये संवाद हो रहा है, ठीक है, रमेश और सुरेश के बीच जो संवाद हो रहा है, तो जब 2 लोग के बीच में बातचीत होती है, संवाद यानी कि बातचीत, वार्तालाप होती है, तो जब दोनों लोग के कथन जो होते हैं उसके पहले जो चिन्ह लगता है उसको निर्देशक चिन्ह कहते हैं। जैसे रमेश पूछ रहे हैं कि आप कल कहाँ गए थे, उत्तर में सुरेश ने कहा कि मैं कल मामा जी के घर गया था, ठीक है। आगे है कोष्टक चिन्ह, ब्रैकेट। इस चिन्ह का प्रयोग कठिन शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने, भावों को स्पष्ट करने आदि के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई कठिन शब्द है तो हम उसको ब्रैकेट में उसका सिंपल जो शब्द लिखते हैं या फिर अपनी बात को सरलता समझाने के लिए हम ब्रैकेट का यूज करते हैं, वहाँ पे कोष्टक चिन्ह होता है। जैसे दिया लंबोदर विघ्नों को दूर करते हैं, आप देख सकते हैं लंबोदर के बाद कोष्टक में गणेश लिखा है। लंबोदर यानी कि जिसका पेट लंबा हो, यानी कि गणेश जी, ठीक है। तो गणेश जी का एक अन्य नाम है लंबोदर। यहाँ पर छोट संक्षेप जो ब्रैकेट लगा है वहाँ पर गणेश जी का नाम लिख के इस कठिन शब्द को आसान किया गया है। 9th है हंस पद चिन्ह, ठीक है। ये जब लिखते समय कोई शब्द छूट जाए तो छूटे हुए स्थान के ऊपर वह शब्द लिखकर छूटे स्थान पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी जब भी हम लिखते हैं तो कभी कभी हमसे कुछ शब्द छूट जाते हैं, जो बाय मिस्टेक कुछ शब्द जो छूट जाता है उसको लिखने के लिए जब हम हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो ऊपर हम छूटे हुए शब्द को लिख देते हैं तो ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जैसे आज उत्सव के लिए माला की व्यवस्था करनी है तो किस तरह की माला की, फूल माला की, उदाहरण में दिया है आपके, ठीक है। तो फूल यहाँ पर छूट गया है तो यहाँ पर हंस पद का चिन्ह लगा के फूल लिखेंगे तो ये
ये जो वाक्य है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। 10 है विवरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है, जैसे रचना के आधार पर वाक्य के भेद, ठीक है, बताया गया है। सरल, संयुक्त, मिश्र, जैसे लिंग के दो भेद होते हैं, तो जब लिंग के दो भेद होते हैं लिखेंगे तो उसके बाद हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है। 11 है उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा। यह दो प्रकार का होता है। इकहरा उद्धरण चिन्ह, पहला होता है इकहरा उद्धरण चिन्ह, यानी कि किसी व्यक्ति के नाम के साथ उपनाम लिखते समय तथा वाक्य के मध्य में पुस्तक का नाम लिखते समय इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे देखिए दिया है, पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध। तो बच्चों, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं इनको हरिऔंध के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि सूर्यकांत त्रिपाठी, तो उसके बाद जब सूर्यकांत त्रिपाठी लिखते हैं तो हम इकहरा उद्धरण चिन्ह में निराला लिखते हैं। ये हो गया इकहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है। सेकेंड है दोहरा उद्धरण चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि किसी कथन को कहने वाले ने जैसा कहा है उसी रूप में प्रस्तुत करने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अर्थात किसी की कही हुई बातों को सेम उसी तरह से बताना या लिखना जब होता है तो हम उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। जैसे गुरुजी ने कहा खूब मन लगा कर पढ़ो, आपके टीचर आपसे बोलते ही हैं कि आप मन लगा कर पढ़ो, तो वहाँ पे वो जो है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। अगला है 12th लाघव चिन्ह। किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह को संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहा जाता है। ध्यान देंगे, लाघव चिन्ह को संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे देखिए दिया है कृपउ, यानी कि कृपया पन्ना उलटिए। ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया, तो यहाँ पे हम लाघव चिन्ह, जैसे डॉक्टर में आप देखते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, डॉ लिख के वहाँ पे जो चिन्ह लगाते हैं उस चिन्ह को लाघव चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम सब ने चैप्टर 13 विराम चिन्ह का अध्ययन किया, एक्सप्लेनेशन किया। तो आज के आपके इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।